हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन 91 एंड सेक्शन 92 ऑफ सीपीसी को समझेंगे। हम समझेंगे, साथ में हम बेरेट से भी रीड करेंगे ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए, कोई चीज छूटे ना। बाकी सीपीसी से रिलेटेड अगर आपको कोई वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, वहां पे आपको सीपीसी से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगी। अब देखिए, सेक्शन 91 के ऊपर अगर हम आए तो ये बात करता है पब्लिक न्यूसेंस के बारे में। किसके बारे में? पब्लिक न्यूसेंस के बारे में। पब्लिक न्यूसेंस हमने आईपीसी के अंदर बहुत डिटेल में समझा था कि पब्लिक न्यूसेंस क्या होता है, जो कि सेक्शन 268 ऑफ आईपीसी के अंदर दिया गया है। और जो जनरल क्लॉज एक्ट है उसका सेक्शन 3 सबसेक्शन 48 बोलता है कि जो डेफिनेशन आईपीसी में दी गई है वही डेफिनेशन 91 सेक्शन के ऊपर भी एप्लीकेबल होगी सीपीसी के। तो पब्लिक न्यूसेंस क्या होता है? पब्लिक न्यूसेंस एक तरीके से क्या होता है, एक रॉन्गफुल एक्ट होता है। किसी भी व्यक्ति का क्या होता है? रॉन्गफुल एक्ट होता है। जब कोई रॉन्गफुल एक्ट करता है और उस कारण से, वो जो रॉन्गफुल एक्ट किया गया उस कारण से पब्लिक के जो राइट्स हैं उनके ऊपर इफेक्ट आता है। उस रॉन्गफुल एक्ट के कारण पब्लिक के राइट्स के ऊपर इफेक्ट आता है, तो उसी को हम पब्लिक न्यूसेंस बोल देते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति पब्लिक न्यूसेंस करता है तो क्या सीपीसी भी हमें राइट देता है कि हम उस पब्लिक न्यूसेंस को रोक सकें? तो सेक्शन 91 के अंदर वही राइट दिया गया है। लेकिन अगर आपको यहां पे सीपीसी में ये रिलीफ लेना है तो आप इंडिविजुअली जाके कोर्ट से रिलीफ नहीं ले सकते। यहां पे बताया गया है कि कौन कौन या किस तरीके से आप ये रिलीफ ले सकते हो। तो ये इंस्टीट्यूट किया जाता है, मतलब अगर ये सूट इंस्टीट्यूट करना है तो किसके द्वारा इंस्टीट्यूट होगा? एडवोकेट जनरल के द्वारा। एडवोकेट जनरल कोर्ट में जाएगा, पिटीशन लगाएगा, उसको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। या फिर विद द लीव ऑफ कोर्ट, मतलब कि आपको जब आप पिटीशन लगाओगे तो कोर्ट पहले उसको पढ़ेगा और कोर्ट को सही लगेगा तो कोर्ट परमिशन देगा। तो विद द लीव ऑफ कोर्ट। अब कौन लगाएगा? वो इंडिविजुअल नहीं, कोई व्यक्ति नहीं लगाएगा, दो या दो से ज्यादा व्यक्ति मिलकर कोर्ट के अंदर जाएंगे। अब वो जो दो से ज्यादा व्यक्ति जो गए थे, हो सकता है कि उससे उनका राइट इफेक्ट हो रहा हो सकता है कि उससे उनको कोई इंजरी ना हुई हो जिसके लिए वो गए हैं, जिस पब्लिक न्यूसेंस के लिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन नो स्पेशल डैमेज कॉज टू सच पीपल, कि उनको अगर कोई स्पेशल डैमेज नहीं भी हो रहा तब भी वो कोर्ट के अंदर जा सकते हैं। यहाँ पे केस है सुनील कुमार वर्सेस रघुवीर सिंह। इतना इंपॉर्टेंट केस नहीं है, बस इसके अंदर बताया था जैसे कि आसपास में वो लोग एक फैक्ट्री थी, वो नॉइज पोल्यूशन कर रही थी, तो वहां पे ऐसे 2-3 लोग मिलके कोर्ट पहुंच गए थे। तो फिर कोर्ट ने बोला कि यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन जो है, मतलब जो सूट है वो मेंटेनेबल नहीं है, क्योंकि ये जो आपका एरिया है रेजिडेंशियल कम कमर्शियल एरिया है। ठीक है। अब जब आप ये एप्लीकेशन लगाओगे सेक्शन 91 की, सूट फाइल करोगे सेक्शन 91 का, तो उसमें आप क्या रिलीफ मांगोगे? तो यहाँ पे जो रिलीफ मांगा जाता है, जैसा कि हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में भी देखते हैं कि यहाँ पे रिलीफ मांगा जाएगा या तो डिक्लेरेशन का, आप कुछ कोर्ट से डिक्लेयर कराओगे, या फिर आप रिलीफ मांगोगे इंजंक्शन का, जहां पे आप किसी को कुछ रोकने से, मतलब किसी चीज के लिए कुछ रोकोगे या फिर कुछ करवाओगे किसी से, या फिर कोई भी अप्रोप्रिएट रिलीफ जो आपको लगता है वहां पे जो सर्कमस्टांसेस के हिसाब से कि हाँ ये रिलीफ मिलना चाहिए, तो वो रिलीफ आप ले लोगे। अब इससे कुछ एग्जांपल्स आते हैं, जैसे किस किस चीजों को आप रुकवा सकते हो। जैसे बहुत कई लोग लाउड स्पीकर से डेली नॉइज मचाते हैं, तो आप उसको रुकवा सकते हो। कोई ड्रग एक्टिविटी करता है या कोई एक्सप्लोसिव स्टोरेज करता है इस तरीके की, कोई डेंजरस एनिमल्स को पजेस करता है, तो ये सारी चीजें आप इसके लिए आप सेक्शन 91 के अंदर कोर्ट के पास जा सकते हो। लेकिन जो ये सेक्शन 91 है ये बार नहीं करता फाइलिंग इंडिपेंडेंट सूट, कि आप अगर कोई व्यक्ति, दो व्यक्ति आपस में एक इंडिपेंडेंट सूट भी फाइल कर सकते थे और उसके ऊपर सेक्शन 91 के हिसाब से सूट फाइल हो रखा है, तो वहां पे आपको बार नहीं कर रहा, आप अपना इंडिपेंडेंट सूट अपना फाइल कर सकते हो। तो सेक्शन 91 के अंदर ये बात बोली गई है। अब हम एक बार इसको बेयर एक्ट में से भी रीड करते हैं। आप अपने बेयर एक्ट को जरूर साथ में रखिएगा। बेयर एक्ट में से अगर हम इसको रीड करें तो बेयर एक्ट क्या बोलता है? सेक्शन 91 का ये बोलता है कि इन केस ऑफ पब्लिक न्यूसेंस और अदर रॉन्गफुल एक्ट अफेक्टिंग, मतलब कि या तो पब्लिक न्यूसेंस आ गए या कोई भी रॉन्गफुल एक्ट आ गया जिससे पब्लिक के राइट्स इफेक्ट हो रहे हैं, और लाइकली टू इफेक्ट द पब्लिक, अ सूट फॉर अ डिक्लेरेशन एंड इंजंक्शन। तो किस चीज के लिए आप सूट फाइल करोगे? डिक्लेरेशन के लिए या इंजंक्शन के लिए या फिर कोई और अप्रोप्रिएट रिलीफ के लिए। अदर रिलीफ एज मे बी अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस मे बी इंस्टीट्यूटेड। तो वो सूट इंस्टीट्यूट हो सकता है, मे बी इंस्टीट्यूटेड।
अब कौन उस सूट को इंस्टीट्यूट करेगा वो बताया गया, बाय द एडवोकेट जनरल या फिर विद द लीव ऑफ कोर्ट 2 और मोर पर्संस, चाहे उससे उनको कोई स्पेशल डैमेज हुआ है या नहीं हुआ है। तो यही बात बोली है, विद द लीव ऑफ कोर्ट बाय 2 और मोर पर्संस, इवन दो, चाहे नो स्पेशल डैमेज हैज बीन कॉज्ड टू सच पर्सन बाय रीजन ऑफ सच पब्लिक न्यूसेंस और अदर रॉन्गफुल एक्ट। वो जो पब्लिक न्यूसेंस हुआ या जो रॉन्गफुल एक्ट हुआ उससे चाहे उनको कोई डैमेज हो रहा हो या ना हो रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे वो जा सकते हैं कोर्ट के पास। Nothing in this act section shall be deemed to limit otherwise effect any right of the suit by, which may exist independently of its provisions, कि जो independently exist करता है उसके ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। यही बात बोली है इसने सेक्शन 91 के अंदर। तो सेक्शन 91 हमें मुझे लगता है यहां तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम उसको डिस्कस कर लेंगे। अब हम आते हैं सेक्शन 92 के ऊपर। देखिए सेक्शन 92 बात करता है पब्लिक चैरिटी के बारे में, मतलब कि आप कौन सा सूट फाइल कर रहे हो, सूट रिलेटिंग टू पब्लिक ट्रस्ट। अब ट्रस्ट क्या होती है ये सब हमने डिटेल में समझा हुआ है कि ट्रस्ट वगैरह किस तरीके से बनती है और क्या क्या होता है। अच्छा, जो सेक्शन 92 है बिहार के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, वहां के लिए इसको अमेंड किया जाता है। अब देखिए क्या होता है सेक्शन 92 के अंदर, सूट फाइल किया जाता है, क्या किया जाता है, फाइलिंग ऑफ सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ, किस चीज के लिए आप सूट फाइल करते हो, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। जहां पे क्या होगा, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया जाएगा, मतलब कि ट्रस्ट एक पर्पस के लिए क्रिएट की गई कि ये पर्पस है इसका। अब मान लीजिए वहां पे कोई ट्रस्टी है, वो उस पर्पस को ब्रेक करता है, मान लीजिए वो अपने पर्सनल पर्पस के लिए उस चीज को यूज करने लग जाता है या उस चीज का गलत फायदा उठाता है, तो वो क्या करेगा, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करेगा। क्रिएटेड फॉर पब्लिक पर्पस, जिसको किस चीज के लिए बनाया गया था, पब्लिक पर्पस के लिए बनाया गया था, मतलब कि पब्लिक के बेनिफिट के लिए बनाया गया था, ऑफ चैरिटेबल और रिलीजियस नेचर। और वो किस नेचर की ट्रस्ट थी, या तो वो चैरिटेबल थी या फिर वो रिलीजियस नेचर की ट्रस्ट थी। तो ऐसी जगह पे आप ये सेक्शन 92 के अंदर सूट फाइल कर सकते हो। अब कौन व्यक्ति सेक्शन 92 के अंदर सूट फाइल कर सकता है, जैसे हमने सेक्शन 91 के अंदर देखा कि एडवोकेट जनरल या फिर विद द लीव ऑफ कोर्ट 2 or more persons, even no special damages caused to such people, can file such suit in court। तो वही दोनों लोग भी ये सूट फाइल कर सकते हैं, एडवोकेट जनरल और विद द लीव ऑफ कोर्ट, मतलब कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी आपको, 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति जाके ये सूट फाइल कर सकते हैं सेक्शन 92 का भी। उसके बाद अब आप यहाँ पे क्या क्या रिलीफ लोगे, इसके अंदर बहुत सारे रिलीफ हैं, जैसे 3 तो मैंने यहाँ लिखे हैं, बाकी हम डायरेक्ट में से पढ़ते हैं। जैसे रिमूविंग एनी ट्रस्टी, आप किसी ट्रस्टी को रिमूव करने के लिए बोल सकते हो कि ये गलत काम कर रहा है, या अपॉइंटमेंट ऑफ अ न्यू ट्रस्टी की भाई इसको हटा दिया जाए, इसको ले आया जाए, या फिर इसको भी ऐड कर लिया जाए, नए ट्रस्टी को ले आया जाए। वेस्टिंग एनी प्रॉपर्टी इन ट्रस्टी, कि किसी प्रॉपर्टी को वेस्ट कर दिया जाए। और किस तरीके के रिलीफ मांग सकते हो, ये बाद में ऐड हुआ था जैसे सीसी करके, directing a trustee who has been removed or a person who has ceased to be a trustee to deliver possession of any trust property in his possession to the person entitled to the possession of such property। अब मान लीजिए ए अगर पहले ट्रस्टी था और उसको रिमूव कर दिया गया, हमने ये जब सूट फाइल किया उसके अंदर हमने रिलीफ मांगा था कि इसको रिमूव कर दिया जाए, तो हम साथ में ये रिलीफ भी मांग सकते हैं कि जो ए जो ट्रस्टी था जिसको रिमूव किया गया है, अगर इसके पास कोई प्रॉपर्टी थी ट्रस्ट की, तो वो प्रॉपर्टी अब जो व्यक्ति जिसके पास ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए, मान लीजिए बी को अपॉइंट किया गया, तो उसका पोजीशन जो है वो किसको दे दे, बी को दे दे। ये रिलीफ मांगा जा सकता है। तो आप साथ ही में अगर ये रिलीफ मांग रहे हो, ये रिलीफ भी साथ में मांग सकते हो। डायरेक्टिंग अकाउंट्स एंड इंक्वायरी की, भाई डायरेक्शन मांग सकते हैं कि जो अकाउंट्स हैं उनको देखा जाए, उनके चेक किया जाए कि वो सही है या नहीं है। Declaring what proportion of trust property or of interest therein shall be allocated to any particular object of the trust। ये डिक्लेयर किया जा सकता है कि ये जो इसका ये प्रॉपर्टी जो है इसका इतना हिस्सा या इतना प्रॉफिट जो है, जो भी चीज उसके अंदर रेवेन्यू आ रही है, ये इस पर्पस के लिए, इस ऑब्जेक्टिव के लिए यूज हो, ये चीज भी आप रिलीफ मांग सकते हो। अगर उसमें 3 पर्पस है तो मान लीजिए कि भाई मैंने बोला कि ये वाली जो प्रॉपर्टी एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है, ये सिर्फ इस वाले पर्पस के लिए यूज हो, इस तरीके की चीज आप मांग सकते हो। Authorizing the whole or any part of the trust property to be let, sold, mortgage और exchange, आप ये भी मांग सकते हो कि जो इसकी प्रॉपर्टी है ट्रस्ट की, उसको क्या कर दिया जाए, या तो पूरी की पूरी या कोई पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी
क्या करने के लिए मांग सकते हो कि उसको किराए पे दे सकते हो, लेट करने के लिए दे सकते हो, बेचने के लिए, मॉर्गेज करने के लिए, इस तरीके से आप ये रिलीफ भी मांग सकते हो कोर्ट से। सेटलिंग अ स्कीम, किसी स्कीम को सेटल करने का रिलीफ मांग सकते हो, और ग्रांटिंग सच फर्दर और अदर रिलीफ एज अ नेचर ऑफ द केस में रिक्वायर। इसके अलावा भी अगर कोर्ट को लगता है, आपको लगता है कि ये रिलीफ इस केस के अंदर, इस सर्कमस्टांसेस के अंदर मांगा जाना चाहिए, तो आप वो रिलीफ भी मांग सकते हो। अब देखिए, मान लीजिए कि यहां पे क्या होता है, जैसे अभी हमने पब्लिक चैरिटी के ऊपर सूट किया, तो अब जब एक ट्रस्ट होती है, ट्रस्ट के अंदर क्या होता है, बेनिफिशियरीज होते हैं जिनको ट्रस्ट का फायदा हो रहा होता है। मतलब ये ट्रस्ट बनती है, उसके अंदर क्या होता है, ट्रस्टी अपॉइंट होता है। ये ट्रस्टी किसके लिए काम करता है, बेनिफिशियरीज के लिए काम करता है जिनके लिए ट्रस्ट बनी थी। अब मान लीजिए इस तरीके की कोई चीज उनको लगती है कि भाई ट्रस्टी सही से काम नहीं कर रहा, वो कुछ फ्रॉड कर रहा है, इस तरीके की कोई चीज कर रहा है, तो अब क्या, मान लीजिए यहां पे 100 बेनिफिशियरीज थे, तो क्या 100 के 100 बेनिफिशियरीज कोर्ट में जाके सेक्शन 92 की एप्लीकेशन जैसे लगा सकते हैं? तो हमने जैसा देखा कि कौन लगा सकता है, 2 या 2 से ज्यादा, तो 2 से ज्यादा के 100 लोग पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो उनके बिहाफ पे जो पर्सन, जैसे 100% इंटरेस्टेड थे, इनके बिहाफ पे 2, 3, 4 लोग ऐसे जाके सूट फाइल कर सकते हैं। और ये क्या, कैसा सूट फाइल होगा, रिप्रेजेंटेटिव सूट होगा। ये एज अ प्लेंटिव रिप्रेजेंट करेंगे उन सभी बेनिफिशियरीज को। प्लेंटिव्स आर मेयरली रिप्रेजेंटेटिव अट्रैक्ट्स डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकाटा, इसलिए यहां पे रेस जुडिकाटा का भी डॉक्ट्राइन एप्लीकेबल हो जाता है। मतलब कि मान लीजिए इनमें से कोई 2 लोग या 3 लोग गए, उन्होंने ये सूट फाइल कर दिया, जो भी डिसीजन आया उसके अंदर, फिर इसमें से अगले 3 कोई और चले गए, वो बोलते कि हम तो पार्टीज नहीं थे, तो ये चीज एप्लीकेबल नहीं होगी। वहां पे रेस जुडिकाटा एप्लीकेबल होगा कि वो सूट पहले डिसाइड हो चुका है और आप ही उसके अंदर प्लेंटिव थे, क्योंकि रेस जुडिकाटा में हम देखते हैं कि सेम पार्टीज होनी चाहिए, तो मान लिया जाएगा कि वो पार्टी सेम ही है, क्योंकि उन्होंने आपको रिप्रेजेंट किया था जो पहले आए थे, तो इसलिए रेस जुडिकाटा एप्लीकेबल होगा। ये बात बोली गई थी वेणुगोपाल नायडू वर्सेस वेंकटरायलु केस के अंदर। इस केस को आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद जब भी कोई इस तरीके का सूट फाइल करता है, तो कोर्ट एकदम से एक्शन नहीं लेता या लीव टू डिफेंड लीव नहीं दे देता कि आप ये सूट को चलाइए। वो क्या करता है कि जो भी डिफेंडेंट उसके अंदर बनाए गए होते हैं, जिनको भी रखा गया होता है कि जो डिफेंडेंट है, जैसे ट्रस्टी हो गया, तो उसको एक नॉर्मली इशू नोटिस करते हैं। जरूरी नहीं है कि वो नोटिस इशू, नॉर्मली ज्यादातर ऐसा देखा जाता है कि वो इशू करता है और कोर्ट को करना चाहिए ऐसा इशू। नहीं करेगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जब इशू करता है तो क्यों इशू करता है, ताकि डिफेंडेंट कोर्ट में आके अपनी बात रख सके कि मेरे अगेंस्ट ये फॉल्स केस फाइल किया गया, फ्रिवलेस केस फाइल किया गया। अगर वो इस चीज को प्रूफ कर देता है तो फिर वो सूट वहीं के वहीं खत्म हो जाता है। अगर वो इस चीज को नहीं प्रूफ कर पाता तो फिर आगे पूरा जो ट्रायल होता है केस का वो चलता है। बिफोर ग्रांटिंग लीव टू फाइल अ सूट, वही बात आ गई। विदाउट नोटिस, अब मान लीजिए विदाउट नोटिस अगर लीव दे दी उसको, तो उसको बैड नहीं माना जाएगा। ये बात बोली गई थी नारायण चेतियार वर्सेस लखमनन चेतियार के केस के अंदर। अगर हम आगे इसको सब सेक्शन 3 से पढ़ें बेयर एक्ट को, तो क्या बोलता है, द कोर्ट में अल्टर द ओरिजिनल पर्पस ऑफ एन एक्सप्रेस और कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट की। कोई अगर एक एक्सप्रेस ट्रस्ट थी कि भाई इस पर्पस के लिए काम करेगी, एक कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट थी, तो उसका जो पर्पस है उसको भी कोर्ट जो है अल्टर कर सकता है। ऑफ चैरिटेबल और रिलीजियस नेचर एंड अलाउ द प्रॉपर्टी और इनकम ऑफ सच ट्रस्ट और एनी प्रोपोर्शन देयरऑफ टू बी अप्लाइड सिप्रेस इन वन ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस नेमली। तो जो उसका जो भी पैसा वैसा आ रहा है वो उस पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है। किसके लिए, वेयर द ओरिजिनल पर्पस ऑफ द ट्रस्ट इन होल और इन पार्ट हैव बीन एज फार एज मे बी फुलफिल्ड, कि भाई एक पर्पस के लिए ट्रस्ट बनी थी, वो ट्रस्ट खत्म, वो पर्पस फुलफिल हो गया, तो अब जो ट्रस्ट का ऑब्जेक्टिव था वो अल्टर किया जा सकता है, जो पर्पस है वो अल्टर किया जा सकता है, और जो भी उसके अंदर पैसा आ रहा था ट्रस्ट के अंदर, अब वो उस पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है। एक ये कब ऐसा किया जा सकता है, जब उसका पर्पस फुलफिल हो गया, पहली वाली ट्रस्ट का जो भी पर्पस था। दूसरी बात, कैन नॉट बी कैरिड आउट एट ऑल और कैन नॉट बी कैरिड आउट अकॉर्डिंग टू the directions given in the instrument creating the trust or where there is no such instrument according to the spirit of the trust, कि भाई जो इंस्ट्रक्शन दी गई थी जब ट्रस्ट डीड बनाई गई थी उसके अंदर, उसके हिसाब से काम नहीं हो पा रहा है, या फिर अगर कोई ट्रस्ट डीड नहीं थी तो जिस भी स्पिरिट के लिए, जिस भी पर्पस के लिए वो ट्रस्ट बनाई गई थी, उस पर्पस के हिसाब से काम नहीं हो पा रहा, तो उसको अल्टर करके उस पर्पस के लिए अब जो भी पैसा था वो लगाया जा सकता है।
where the original purpose of the trust provide a use for a part only of the property available by virtue of the trust, where the property available by virtue of the trust and other property applicable for similar purposes can be more effectively used in conjunction with and at the end can suitably be made applicable to any other purpose। भाई जिस पर्पस के लिए था वो तो यूज होगा ही होगा, उसके अलावा भी किसी और पर्पस के लिए भी और अच्छे से यूज किया जा सकता है, तो वहां पे भी उसको अल्टर किया जा सकता है। रिगार्ड बीइंग हैड टू बी द स्पिरिट ऑफ द ट्रस्ट एंड इट्स एप्लीकेबिलिटी टू कॉमन पर्पस। और बता रहे हैं कि और कहां पे किया जा सकता है, वेयर द ओरिजिनल पर्पस इन होल और इन पार्ट, जो भी ओरिजिनल पर्पस था चाहे वो पूरी तरीके से या फिर पार्ट के अंदर, वर लेड डाउन बाय रेफरेंस टू एन एरिया विच देन वाज बट हैज सिंस सीज्ड टू बी अ यूनिट फॉर सच पर्पस, की वो जो उसके यूनिट थी वो सीज हो गई या वो उस पर्पस के लिए एग्जिस्ट नहीं करती। Where the original purpose in whole or in part have since they were laid down been adequately provided for by other means, पहली बात। दूसरी बात, seized as being useless or harmful to the community, की भाई जो चीज थी जो पर्पस था वो हार्मफुल हो गया कम्युनिटी के लिए। cease to be in law charitable, की लॉ के हिसाब से चैरिटेबल नहीं रहा, और cease to be in any other way to provide a suitable and effective method of using the property available by virtue of trust, की अब वो जो चीज थी अब वो सुटेबल नहीं रही उस चीज को उसको यूज करने के लिए एज ए ट्रस्ट। तो वहां पे बताया गया कि उस जगह पे आप अल्टर कर सकते हो, चाहे वो कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट हो चाहे वो एक्सप्रेस ट्रस्ट हो, मतलब कि उसके अंदर पर्पस उसका एक्सप्रेस्ड हो, कंस्ट्रक्टिव हो, किसी भी तरीके से हो। तो सेक्शन 91 के अंदर ये बात बताई गई जो हमने समझी पब्लिक न्यूसेंस की, और सेक्शन 92 के अंदर हमें बताया गया पब्लिक चैरिटी के बारे में। सो आई होप आपको समझ आया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम उसको डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।